नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती के बारे में। यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो के जरिए निर्धनता से संबंधित विभिन्न आयामों पर विचार कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उनसे आगे की कहानी को जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखना। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन निर्धनता एक चुनौती के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी निवारण उपायों के बारे में। दोस्तों, अब तक की वीडियोस में जो हमने चर्चा की है उसके आधार पर हम जान चुके हैं कि निर्धनता अभावों की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी को जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस गरीबी को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया या गरीबों की स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। हमारे देश की सरकार ने समय समय पर अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख उपायों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ा प्रयास अब तक का किया गया है वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसे शॉर्टकट में मनरेगा के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। हालांकि शुरुआत में इसका नाम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया था, लेकिन 2 अक्टूबर 2005 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रतिवर्ष हर 200 जिलों में, देश के 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। और जब एक बार यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाता तो उसके बाद इसका विस्तार करके इसको 600 जिलों में लागू किया जाना था। और इसमें जो रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे उनमें 1/3 अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की गई थी। यानी कि 100 में से लगभग 33% जो रोजगार है वो अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, पुरुषों को उन पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मनरेगा के अंतर्गत यह तय किया गया था कि केंद्र सरकार एक केंद्रीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी, जिससे जो धन होगा वह इस योजना पर खर्च किया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार राज्य सरकारें भी राज्य स्तर पर इस तरीके के कोष का निर्माण करेंगी। और इस योजना की सबसे अच्छी जो बात थी वह यह थी कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर आवेदन के 15 दिन के अंतर्गत सरकार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उस व्यक्ति को सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो भारत सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए अन्य उपाय किया गया वह राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम था। और इसकी शुरुआत सन 2004 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जो था वो देश के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए 150 जिलों में से ग्रामीण निर्धन परिवारों को अकुशल मजदूरी प्रदान करना था। अकुशल मजदूरी का मतलब जैसे निर्माण कार्य में मजदूरों का कार्य की, खेतों में किसानों के रूप में कार्य करना, इस तरीके के कार्यों को अकुशल मजदूरी कहा जाता है। इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी कि इसके ऊपर जितना भी खर्च आएगा वह केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को निःशुल्क अनाज प्रदान किया गया ताकि इस कार्य योजना के अंतर्गत रोजगार पाने वाले लोगों को वह अनाज वितरित किया जा सके, क्योंकि इस रोजगार के अंतर्गत उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें तत्काल रोजगार की आवश्यकता थी, तत्काल जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि दोस्तों इसको 2004 में शुरू किया गया था और मनरेगा की शुरुआत 2005 में की गई थी, इसीलिए इस कार्यक्रम को बाद में मनरेगा के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया था।
दोस्तों, गरीबी को दूर करने की क्रम में भारत सरकार के द्वारा एक अन्य योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, जिसकी शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था, ताकि वे लघु उद्योग स्थापित कर सके और न केवल अपनी आजीविका का सृजन कर सके बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। इसके अलावा एक अन्य प्रोग्राम दोस्तों 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन नाम से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य वही था जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो बेरोजगार थे, उनको मदद करना ताकि वे स्वरोजगार के अवसरों को पैदा कर सकें। एक अन्य योजना 1999 में शुरू की गई थी, जिसका नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को सरकारी बैंकों से आर्थिक मदद प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। इसके अलावा दोस्तों सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधाएं प्रदान करना था। और ये सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदान की जानी थी। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि भारत सरकार ने समय समय पर गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, लेकिन इन कार्यक्रमों की जो परिणाम हमारे सामने आए वे मिले जुले परिणाम आए। ये योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बड़े स्तर पर सफल नहीं रही और इनकी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण हम देख सकते हैं वो इनके क्रियान्वयन के रूप में देख सकते हैं। इनके क्रियान्वयन को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई गई थी उन लोगों तक कभी इस योजनाओं के लाभ पहुंच ही नहीं पाए। इस वजह से जो लोग गरीब थे पहले से, उनकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया और ये ज्यादातर योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहीं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम निर्धनता से संबंधित भावी चुनौतियां। दोस्तों अब तक के अपने अध्ययन में हमने देखा है कि निर्धनता एक ऐसी चुनौती है जो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुंह फैलाए खड़ी है। इसलिए हर देश की सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने अपने स्तर पर इस निर्धनता को दूर करने में मदद करें और भविष्य में जब भी हम गरीबी को दूर करने वाली नीतियों को बनाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले बात इस जो ध्यान है वो इस बात पर दिया जाना चाहिए कि इनका जो क्रियान्वयन है, इनको लागू करना है वह ठीक तरीके से हो, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अब तक गरीबी को दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वे योजनाएं तो अपने आप में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मुख्य कमी रही वह यह रही कि जिन लोगों के लिए ये योजनाएं बनाई गई थी उन तक इन योजनाओं का लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। इसीलिए यह एक भावी चुनौती है कि जब भी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाए तो उनको ठीक तरीके से लागू करने की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों जो निर्धनता से संबंधित एक अन्य पहलू है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि हमें इसकी परिभाषा को विस्तृत करने की आवश्यकता है। आज तक हमने भारतीय स्तर में गरीबी को सिर्फ भोजन और भोजन से मिलने वाली कैलोरी के आधार पर ही या कैलोरी से जोड़कर ही देखा है, लेकिन सिर्फ कैलोरी और भोजन के आधार पर जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो हम दरअसल निर्धनता के पहलू को बहुत ही छोटा कर देते हैं, क्योंकि यह संभव है कि जिस व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन मिल रहा हो उसको भोजन से पर्याप्त मात्रा में कैलोरी भी प्राप्त हो रही हो। क्या यह इस बात की गारंटी देता है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा के भी अवसर हैं, वह लिंग भेद का सामना नहीं कर रहा है, पीने के लिए साफ पानी की उसके लिए व्यवस्था है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि अब हम निर्धनता की परिभाषा को विस्तृत करें। इसीलिए दोस्तों यह आवश्यक है कि हम भविष्य में निर्धनता को दूर करने के लिए जो भी योजना बनाएं हम उनको भोजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और अन्य सुविधाओं के साथ जोड़कर देखें, उसको विस्तृत बनाएं, क्योंकि मात्र भोजन की प्राप्ति या अप्राप्ति को निर्धनता का पैमाना नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों निर्धनता से संबंधित यह थी हमारी तीसरी वीडियो। इस वीडियो के साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं इस
अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें चारों पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।